स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास। देखिए आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको कई लोग मुश्किल टॉपिक भी मानते हैं, आज हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन दो टॉपिक्स को हमें साथ के साथ पढ़ना है। क्लास 11th, क्लास 12th जनरल केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट, जेईई या इवन एमएससी करने के बाद जो नेट का पेपर होता है, कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन, ये टॉपिक सभी के सभी एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। मैं यहाँ पर आपको बेसिक बात से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप गौर से समझिएगा, साथ साथ लिखेंगे तो समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। बेशक से एक बार वीडियो देखने के थोड़ी देर बाद इसको दोबारा से भी फास्ट स्पीड में बेशक से आप दोबारा से वॉच कीजिएगा, ताकि कंसेप्ट मजबूत हो जाए। हम बहुत ही आसान लेवल पे जाके इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। पहले कुछ जनरल सी बात समझ लें। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, रोटेट करता है। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसे न्यूक्लियर चार्ज की टर्म में मेज़र किया जाता है। न्यूक्लियर चार्ज की टर्म में उसको मानते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन तक लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असलियत में पहुंचता है, उसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से पहचाना जाता है। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय एनी इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है, उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ यही टॉपिक सभी बच्चों को एक जैसा बता रहा हूँ, तो मैं न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन आप में से कुछ बच्चे इसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं, कुछ को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। यानी आप में से अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी बच्चे एक ही तरह का कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के मार्क्स अलग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो कारण क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज तो अपनी तरफ से सेम अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आप महसूस कर रहे हैं वो वेरी कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन महसूस करता है, उसे कहा जाता है। अब इसी कंडीशन को हम एक और कंटेस्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हम ये मानते हैं, यहाँ इस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ नहीं है, तो न्यूक्लियस जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो सारा का सारा बाहर तक पहुँच रहा है। यानी न्यूक्लियर चार्ज इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को Z इफेक्टिव भी कहा जाता है, यानी जितना ही अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब खुद सोच के देखो, यहाँ पर इनके बीच में कोई नहीं था, जितना फोर्स अप्लाई कर रहा था सारा का सारा पहुँच रहा था। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस के फोर्स को ये इलेक्ट्रॉन ब्लॉक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रोकने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियस अगर 100 यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहा है तो 100 का 100 वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, कुछ ना कुछ बीच वाला इलेक्ट्रॉन ज़रूर रोक लेगा। इसे शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट कौन क्रिएट कर रहा है? ये इनर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी डेफिनेशन ये बनती है, प्रोटेक्शन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से हम डेफिनेशन लिखवाते हैं इसकी आपको। तो देखो, डेफिनेशन में मैंने ये कहा प्रोटेक्शन ऑफ, एक मिनट, डेफिनेशन के सामने ही इसको हम ले चलते हैं, जिससे आपको डेफिनेशन समझने और लिखने में आसानी रहेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड प्रोटेक्शन ऑफ outermost electron from nuclear force of attraction by inner electron।
तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है, ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वहां जाने नहीं दे रहा। यानी इस केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोअर चार्ज महसूस करेगा क्योंकि ये बीच का इलेक्ट्रॉन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट के नाम से पहचानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट कौन कॉज करता है? इनर इलेक्ट्रॉन ये शील्डिंग इफेक्ट को कॉज करता है। इसको समझने की कोशिश ऐसे ही होगी। और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो। अब ये देखो, अगर मैं कहता हूं आपका ये इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, पी सब शेल में है, डी सब शेल में है, एफ सब शेल में है। अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो इसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, पी सब शेल में स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। तो अगर ये एस और पी में है तो इनका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा, इसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डी और एफ सब शेल में है, इसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहा जाएगा। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहां पर शो करेगा। ना इस बात का मीनिंग क्या हुआ? अब इस बात का मीनिंग समझो। अगर ये इलेक्ट्रॉन एस सब शेल का है, 1s 2s 3s वगैरह, तो ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक लेगा और पीछे जाने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। पी सब शेल में है तो भी अट्रैक्शन को रोक लेगा, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन अगर ये डी और एफ सब शेल में है तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने की क्षमता कम हो जाएगी। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? एस और पी सब शेल में स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है? अब देखो, इस बात को ऐसे समझो। जैसे मैं कहता हूं कि ये आप हैं, इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले, मैं न्यूक्लियस में हूं और ये है एक इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन जैसे ये इनर इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। नाउ इसको ले लेते हैं विजिबिलिटी के लिए, इनर इलेक्ट्रॉन। अब मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं और ये इनर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक रहा है, आप तक जाने नहीं दे रहा। जैसे फिल्मों में होता है ना कि मैं यहां खड़ा होके आपको पकड़ना चाहता हूं, अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, बीच में आपका दोस्त आ गया और ये दोस्त मुझसे कहता है कि सर, उस तक पहुंचने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा। यानी अगर मुझे वहां तक जाना है तो मुझे पहले इससे झगड़ा करना होगा, इससे निपटना होगा, तभी मैं वहां तक जा पाऊंगा। इसी तरह से अगर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वहां तक पहुंचना है तो इसको क्रॉस करना होगा, वहां तक जाना होगा। अब एस सब शेल इसका साइज छोटा होता है, पी सब शेल का बड़ा, डी का बड़ा, एफ का और बड़ा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो एस सब शेल का साइज छोटा होगा। एस सब शेल का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिटल में ही रहता है। अगर एस सब शेल का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज होने के लिए कम इलाका मिलेगा क्योंकि वो छोटी सब शेल में है। आप वहां खड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन एस सब शेल जो छोटे इलाके में है, ये थोड़े इलाके में घूमता रहेगा। मैं अगर आप तक जाना चाहूंगा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके चारों तरफ है और इस वजह से ये आपको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो मैं कहूंगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एस सब शेल, delocalization of electron is less, hence it possess strong shielding effect, ये कहा जाएगा। पी सब शेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर तक जा रहा है, थोड़ा सा साइज बड़ा है, थोड़ी दूर तक जा रहा है, फिर भी मुझे इतना मौका नहीं मिलेगा कि मैं वहां तक जाऊं और आपको पकड़ के ले आऊं, मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो अगेन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पी सब शेल, delocalization of inner electron is less, hence shielding effect is more. डी और एफ सब शेल का साइज बहुत बड़ा होता है। डी और एफ सब शेल जितनी बड़ी होती हैं
इलेक्ट्रॉन उतनी दूर तक जाएगा। डी और एफ सब शेल का साइज बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में होगा तो यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा मैं तुरंत आप तक पहुंच जाऊंगा, या इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा मैं तुरंत आप तक पहुंच जाऊंगा। यानी अगर डी और एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, वो अपनी जगह से हट जाएगा और मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं आपको पकड़ के यहां ले आऊं। तो हमारे कहने का मतलब, अगर ये एस सब शेल में है तो एस सब शेल का साइज छोटा होता है, ये यहीं पर इसके सामने ही बना रहता है और इसका अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाता, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। पी सब शेल का साइज भी छोटा होता है तो उस वजह से भी अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाता, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन डी और एफ का साइज बहुत बड़ा होता है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वहां तक पहुंच जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वाई इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी सब शेल शो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, शो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, इसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है? तो आंसर लिख लो, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एस एंड पी सब शेल द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, हैंस इट शो स्ट्रॉन्गर शील्डिंग इफेक्ट, या दे शो स्ट्रॉन्गर शील्डिंग इफेक्ट, ये बात आएगी। अगर ये कह ले डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों है, इस क्वेश्चन को भी लिख लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है तो वो आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एफ सब शेल शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। आखिर क्यों होता है? तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि डी और एफ सब शेल में साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ता है। इस तरह से हम कहेंगे। जैसे जैसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इस बात को मैं अलग से लिखवा देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, जितना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जितना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा तो अट्रैक्शन कम पहुंचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब इस बात को किसी भी तरह से आप याद करो, आपको ये बात अच्छे से याद रहे कि किसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट है और किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पहले इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, फिर आगे बढ़ा जाएगा, फिर आगे समझा जाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यानी इस पे अट्रैक्शन कम होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पुअर शील्डिंग इफेक्ट वहाँ पर बढ़ता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों के ऊपर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब हमारा मेन टॉपिक, दो नाम हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट और इनर्ट एस पेयर इफेक्ट। दोनों नाम याद रखो, फेमस नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन दूसरा नाम भी आपको आना चाहिए, इनर्ट एस पेयर इफेक्ट। इन्हें कहा जाता है इनर्ट एस पेयर इफेक्ट। अब जरा इसको समझने की कोशिश करो। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। नॉन पार्टिसिपेशन, फिर समझाता हूं आपको क्योंकि डेफिनेशन लिखनी तो है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एन एस
और आउटर s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंपल सी डेफिनेशन। अभी इसको मीनिंग मत समझो, मैं समझाता हूं आपको। देखो, सपोज एक कंडीशन है, एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर 13 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक और एलिमेंट है हमारे पास y, और y है 31 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p1। ये अरेंज करने के बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 2 एटम लिए। अब मैं अगर आपसे कहता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने वाले इलेक्ट्रॉन, जनरली किसी भी एटम में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 3 2 8 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है, s सब शेल में है, तो जरा सा इनको डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करना। अब मुझे ये देखना है क्या इस p इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है या नहीं, p इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है या नहीं। ध्यान से समझ लो। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे स्ट्रांग होगा तो इसका लॉस नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तभी इसका लॉस होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो लॉस नहीं होगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं, ये इससे पहले वाली सबशेल पे डिपेंड करता है। पहले वाली सबशेल पे आप बाहर खड़े हो, आपने भागना है, आपसे पहले वाले बच्चे का क्या बिहेवियर है ये इस बात को डिसाइड करेगा। अगर ये आपको बचा रहा है तो आप भाग सकते हो, अगर ये आपको नहीं बचा रहा तो आप नहीं भाग सकते। तो इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्डिंग में होगा या नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है। अब आप शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर अच्छे से ध्यान रखना। S और P का स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, D और F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहां से न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए। लेकिन इससे पहले है S सबशेल जिसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन S सबशेल उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक लेता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे आके काफी हद तक रुक जाएगा, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +1। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +1। अब इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब अगली सबशेल का देखो, क्या S सबशेल के इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या नहीं? क्योंकि जाने तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल के, क्या इसका लॉस होगा या नहीं? ये डिपेंड करेगा इससे पहले वाली सबशेल पे। अगर इससे पहले वाली सबशेल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक लेती है तो ये चला जाएगा, अगर ये नहीं रोक पाती तो ये नहीं जा पाएगा। P सबशेल का स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है। जैसे ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आगे बढ़ता है, ये स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट शो करता है और उसके अट्रैक्शन को रोक लेता है। इस वजह से ये S इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो जाता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, अब 2 और चले गए, टोटल कितने का लॉस हो गया? +3।
तो ये एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक बाय द लॉस ऑफ p इलेक्ट्रॉन और दूसरी बाय द लॉस ऑफ p एज वेल एज बाय द लॉस ऑफ s इलेक्ट्रॉन। ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाई जाएगी और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाई जाएगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहलाई जाएगी। अब जरा इसी कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई करके देखो। यहां पर 31 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है। क्या p इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा? p इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा इससे इमीडिएट नेक्स्ट सब शेल पे डिपेंड करेगा। अब इससे इमीडिएट नेक्स्ट सब शेल एस सब शेल है। यहां से न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेज रहा है। न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेज रहा है, कहता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, उसको जाने मत दो। ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेज रहा है। लेकिन एस सब शेल का स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है और ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को यहीं पे ब्लॉक कर देता है, आगे तक जाने नहीं देता। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आगे नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से हो जाएगा और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इस इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से हो जाएगा और ये +1 स्टेट यहां पर शो करेगा, ऐसे करेगा। अब ये देखना है कि क्या इस s इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या नहीं, ये उसके इमीडिएट नेक्स्ट सब शेल पे डिपेंड करेगा। डी सब शेल, डी सब शेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, अभी आपको बताया। न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके आ रहा है और ये शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को नहीं रोक पाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होने देगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर नहीं शो करेगा। तो इस केस में क्या हुआ? यहां इस केस में इसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर एस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आउटर एस इलेक्ट्रॉन को ns इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ns इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर एस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ये इनर्ट हो गए और इस वजह से इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन देखो क्या हुई? नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ns इलेक्ट्रॉन या नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कॉज क्या हुआ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय d एंड f सब शेल। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसको समझो। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ns और आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो नाम क्या हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट और इनर्ट s पेयर। यानी s सब शेल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इनर्ट हो गया, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इस बात को समझो। यानी जितने ज्यादा d एंड f इलेक्ट्रॉन होंगे उतना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा और उतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और उतना अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये इनर्ट हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, आप भी नोट में लिख लेना, विथ इंक्रीज इन d एंड f इलेक्ट्रॉन inert pair effect increases. Inert pair effect increases जैसे जैसे d एंड f इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे
पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहेगा और उस वजह से इनके बाहर जाने की टेंडेंसी घट जाएगी, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा जैसे जैसे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब समझिएगा, हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप क्वेश्चन आया, व्हाई इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। तो आपका जवाब भी कुछ ऐसे ही होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, हैंस पुअर शील्डिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, पुअर शील्डिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, उतना ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ns इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऑन ns इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड हैंस इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं डी और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां पर बढ़ता है, इस बात को समझ लो। अभी तो जनरल बात होगी, अब नोट लिखो। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली वैसे तो थ्योरेटिकली तो क्या है, जिसमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअल में अपना रंग कहां दिखा पाता है, एक्चुअल में ये अपनी स्ट्रेंथ कहां शो कर पाता है, वो 3 एलिमेंट हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कहेंगे प्रैक्टिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ 3 एलिमेंट में देखने को मिलता है। एक तो ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट, लास्ट क्योंकि डाउन द ग्रुप ये बढ़ता है, और जहां ये मैक्सिमम इफेक्ट शो करता है वो ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट थैलियम, ग्रुप 14 का लास्ट एलिमेंट लेड और ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट बिस्मथ। ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट में देखने को मिलता है, बाकियों में होता है लेकिन अपने रंग नहीं दिखा पाता, इसका इतना मेजर इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट में दिखाई पड़ता है। 3 एलिमेंट में, इसको रटो, याद करो, ग्रुप 13 का थैलियम, ग्रुप 14 का लेड, ग्रुप 15 का बिस्मथ, और इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज द consequence of inert pair effect। आखिर इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेन दिक्कत कहां आती है, मेन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। अभी अभी देखो मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। इस एलिमेंट में s इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं था। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता था और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता था, लेकिन यहां पर s इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इसका मतलब जिस जिस एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल करेंगी, ज्यादा आसानी से शो करेंगी।
So because of inert pair effect, stability of higher oxidation state decreases. तो इसका जवाब इसी तरह से आपको लिखना है, because of inert pair effect. Inert pair effect, stability of higher oxidation state decreases. Higher oxidation state decreases, ये समझना कि जहां पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां है? थैलियम, लेड, बिस्मथ, इस पॉइंट को याद रखना। अब जरा मैं आपको ये ग्रुप 13, 14 और 15 में अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा देखना, समझना जरा। ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लास्ट के एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, उनको कंसिडर नहीं करते हैं। और मैंने कहा था कि थैलियम के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा उसकी बात करते हैं। लेट मैं यहां एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये मैंने एक एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसलिए लिखा कि मुझे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम पड़ जाए कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। अब ये देखो, एल्यूमिनियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, पहले p इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन है, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +1। फिर ये s इलेक्ट्रॉन का भी लॉस कर देगा, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो हम कहेंगे ग्रुप 13 की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हैं, +1 और +3, क्योंकि आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 11th में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता है कि ग्रुप 13 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, उसका वेरिएशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे जो मैं बता रहा हूं उसे याद रखना, समझने में दिमाग कम लगाओ, उसको याद रखो। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तीनों का लॉस हुआ। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जो कि स्टेबल होता है। इस वजह से शुरुआत के जितने भी एलिमेंट हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जो कि स्टेबल होगा। इसीलिए ये +3 की स्टेट शो करते हैं, +3 की स्टेट दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट में s इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ p इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और अगर सिर्फ p इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। और यहां लिख देते हैं ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ग्रुप नंबर 13 में बाकी मेंबर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन लास्ट मेंबर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने कहा। क्वेश्चन आया, AlCl3 इज मोर स्टेबल देन AlCl। वाई? AlCl3 मोर स्टेबल है AlCl से, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ ऑक्टेट, इसीलिए AlCl3 ज्यादा स्टेबल है। अगला क्वेश्चन आया, TlCl3 इज लेस स्टेबल देन TlCl। वाई? AlCl3 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल है ऑक्टेट की वजह से। थैलियम ट्राइक्लोराइड लेस स्टेबल है थैलियम मोनोक्लोराइड, क्यों? क्योंकि थैलियम के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट,
इसीलिए TlCl ज़्यादा स्टेबल। अब इन क्वेश्चन की सीवियरिटी समझ लो। ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे इनमें से कौन स्टेबल है या नहीं, ये चीज़ समझनी भी है, रटनी भी है, दोनों कार्य करोगे तभी ये चीज़ आपसे बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो ये तो मैंने बताया ग्रुप नंबर 13 में। अब इसी बात को अगर ग्रुप नंबर 14 में करें, अब ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और जैसा कि मैंने अभी बताया लेड में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो लेड के अंदर होता है। अब आपको इस ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, तो आसान मेथड है कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन देख लो। लेट में सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉन तो वही जाएंगे जो बाहर वाली शेल में है। बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 जाएंगे, लेकिन कैसे? पहले p सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +2, फिर s सब शेल के भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो हमारे ग्रुप 14 की 2 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बाय द लॉस ऑफ p इलेक्ट्रॉन, एक बाय द लॉस ऑफ s इलेक्ट्रॉन। नाउ चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा जो कि स्टेबल। तो इस वजह से ये पहले 4 एलिमेंट +4 स्टेट को शो करेंगे, जैसे पिछले केस में किया था, बिकॉज ऑफ ऑक्टेट। लेकिन लेड के केस में s इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सिर्फ p इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इसको यहां पे शो करेगा। तो लेड शो स्टेबल कंपाउंड इन +2 स्टेट, whereas germanium shows stable compound in +4 state। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, why lead second are more stable than lead 4 compounds। लेड के +2 स्टेट में कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हैं देन 4 में। तो जवाब सीधा सा, बिकॉज इन केस ऑफ लेड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इस वजह से ये +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही आप कोशिश करो जरा, और ग्रुप 15 में यही सारी बातें बताने की कोशिश करो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको बताना है स्टेबल, पहले तो ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन। 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 5 का लॉस कैसे होगा? पहले 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर s इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 3 और 2 5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो ग्रुप नंबर 15 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 ये बनेगा। शुरुआत के 4 मेंबर में 5 इलेक्ट्रॉन जाने से ऑक्टेट हो जाएगा, तो शुरुआत के 4 मेंबर में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ड्यू टू ऑक्टेट, ये हमने कहा ड्यू टू ऑक्टेट।
और लास्ट वाले में क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, एस इलेक्ट्रॉन का लॉस, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो बाकी में भी होगा लेकिन वहां पर वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट सिर्फ बिस्मथ में शो करेगा। एस इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा तो स्टेबल स्टेट +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कहेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये यहाँ पे रहेगा। तो बिस्मथ में +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी और बाकियों में +5 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड आपको करना होगा। क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, क्वेश्चन कई तरह के। वाई Bi form BiCl3 but arsenic form arsenic pentachloride। बिस्मथ BiCl3 बनाता है आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक की स्टेबल स्टेट क्या है +5 ड्यू टू ऑक्टेट, बिस्मथ की क्या है +3 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अपने शब्दों में लिख देना, बिकॉज for arsenic stable oxidation state is +5 and for bismuth stable oxidation state is +3, that is why they form the compound। Now the very important question, very important question, जरा समझ लो। bismuth is a strong oxidizing agent in pentavalent state, बिस्मथ पेंटावैलेंट स्टेट में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आंसर समझने से पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग पता हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता था? जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर सकता था। मैंने बताया आपको, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिस्मथ की 2 स्टेट, क्योंकि इसके ग्रुप की 2 स्टेट है, बिस्मथ +3 एंड बिस्मथ +5। अगर आपके पास बिस्मथ +5 है तो बिस्मथ +5 लेस स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +5 स्टेट नहीं शो करता या स्टेबल नहीं होता। ये मोर स्टेबल स्टेट होती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आपके पास बिस्मथ +5 है, हमारी नेचर में हर चीज अपने से ज्यादा स्टेबल में बदलना चाहती है। अगर आपके पास बिस्मथ +5 है तो बिस्मथ +5 चाहेगा कि वो किसी तरह से बिस्मथ +3 के अंदर चेंज हो जाए, यानी अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर ले, क्योंकि ये स्टेट ज्यादा स्टेबल है और जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर सकता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जवाब लिखो, बिस्मथ +5 is less stable than bismuth +3. So bismuth +5 has the tendency to form more stable bismuth +3 state, hence decreases its oxidation number, hence act as oxidizing agent। ये आपका जवाब यहां पर बनेगा। अब ये पूरा टॉपिक चाहे 2 बार वीडियो देखो, चाहे 3 बार देखो, चाहे कितनी बार देखो, जितनी बार हो, समझ में आए समझो, रटना है रटो, याद करना है याद करो, लेकिन एग्जाम में जब जाओ ये आपको अच्छे से तैयार हो। 12th में पी ब्लॉक में भी आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक में भी इसका इस्तेमाल होगा, 11th में भी पी ब्लॉक के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, कॉम्पिटिटिव में तो होता ही है। तो इसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करो। वर्कशीट में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।